हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ा रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एनर्जी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कौन कौन सी एनर्जी होता है उसको डिफाइन करूंगा और क्या उसका रिलेशन है। तो आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एनर्जी के बारे में बताऊँगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पूरा लेक्चर देखिए। दोस्तों, एक पूरा कंसेप्ट आपको मैं दिया हूँ और आपका किसी भी एग्ज़ाम में जो होगा वो बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, ये आपको हर एग्ज़ाम में वन डे जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अभी आपका ITI वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है, BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग का निकाला हुआ है, और जो भी डिप्लोमा लेवल का PSU एग्ज़ाम होता है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या चीज़, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी के बारे में मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। तो उसमें अलग अलग टर्म होता है। क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी में? एक होता है रेजिलियंस, टफनेस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है। रेजिलियंस किसको बोलते हैं दोस्तों? तो रेजिलियंस होता है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंपोनेंट इन इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो आपका ऐसे जो ग्राफ आता है इसे फिर ऐसे ऐसे करके जाता है, इलास्टिक रीजन में जो एनर्जी जो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। क्लियर? इलास्टिक रीजन यानी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंपोनेंट इन द इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है किसी कंपोनेंट द्वारा मेंबर के, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। क्लियर है? एक होता है टफनेस। टफनेस भी क्या, एक तरह का एनर्जी ही है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, टफनेस क्या है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट जस्ट बिफोर फ्रैक्चर और टिल फ्रैक्चर। यानी बिफोर फ्रैक्चर या टिल फ्रैक्चर से पहले जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं हम टफनेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ जो ड्रॉ होता है, फिर ये क्या है, हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी आपका होगा इसको बोलते हैं टफनेस बोलते हैं। क्लियर? तो टफनेस क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंपोनेंट जस्ट बिफोर फ्रैक्चर और टिल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर से पहले या फ्रैक्चर तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं टफनेस बोलते हैं। ठीक ना? टफनेस क्या है? एक तरह का एनर्जी का रूप है। अगला है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस किसको बोलते हैं? तो रेजिलियंस आप लोग अभी भी देखें, रेजिलियंस क्या होता है? इलास्टिक रीजन में जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, कैपेसिटी जो होता है उसको बोलते हैं रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस हो गया कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंपोनेंट विद इन इलास्टिक लिमिट हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है उसी को बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। अदर वर्ड में हम कहेंगे तो इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा उसको हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। जैसे ये इलास्टिक लिमिट है तो यहाँ तक हमारा ये जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होगा इसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। क्लियर है? और इसी मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी को ही हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस या स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर? तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, क्या चीज़, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये होता है स्ट्रेट लाइन। कुछ हल्का से यहाँ पर जाता है, इलास्टिक लिमिट यहाँ तक, तो ये जो हमारा एनर्जी हो गया कितना, ये लोड हो गया, इधर डिफॉर्मेशन डायग्राम, इधर लोड इधर डिफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, डिफॉर्मेशन, ऊंचाई कितना, लोड, यानी क्या हो जाएगा, तो
स्ट्रेन जो प्रूफ रेजिलियंस को ही हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट नॉन एज प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा? तो प्रूफ रेजिलियंस इज इक्वल्स टू, यानी स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। क्लियर? प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। इस रिलेशन को याद रखिएगा। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। पी क्या है? लोड है, डेल्टा डिफॉर्मेशन। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस के फॉर्म में देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी जो होगा 1/2 यानी स्ट्रेस सिग्मा गुणे एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में देखेंगे क्या हो जाएगा कि 1/2 सिग्मा गुणे एप्सिलॉन गुणे वॉल्यूम। इसी को जब फाइनल करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी जो होगा क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? स्ट्रेन एनर्जी क्या क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, या 1/2 स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर? और एक और रिलेशन होता है ट्विस्टिंग के फॉर्म में देखेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी जो होता है 1/2 T इंटू टी गुने थीटा। थीटा का हो गया डिफॉर्मेशन एंगल, टी हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, या ट्विस्टिंग कपल कहें तो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेन एनर्जी 1/2 टी इंटू थीटा। तो यहाँ तक देखिए द स्ट्रेन प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे लोड इंटू डिफॉर्मेशन, या हाफ इंटू स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसी को एक्सपेंड करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, या ट्विस्टिंग के फॉर्म में देखेंगे तो 1/2 इंटू टी इंटू थीटा। ठीक है, डिफॉर्मेशन थीटा क्या है? डिफॉर्मेशन एंगल है। अब एक टर्म आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। क्या होता है? जहाँ भी टर्म लग गया मॉडुलस तो हम कंपेयर करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? जिस तरह से ग्रेडियंट टर्म आता है, जिस भी टर्म में ग्रेडियंट लग गया तो हम वहाँ क्या करते हैं? पर यूनिट लेंथ। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो उसी तरह एक होता है क्या चीज़? मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मतलब क्या हो गया? रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह होता है मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला है? तो चूंकि स्ट्रेन एनर्जी होता है क्या? 1/2 स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी का है तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया तो क्या बचेगा? मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगा? 1/2 गुणे स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर? तो केवल अगर क्वेश्चन में पूछ देगा मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है तो 1/2 इंटू स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन। केवल पूछेगा स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है तो हाफ स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या चीज़? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर पूछेगा, अगर जनरल टर्म में पूछेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो अगर जनरल टर्म में पूछेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर? अगर जनरल टर्म में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिफिनीशन पूछेगा तो हो जाएगा, डिफाइन कैसे करेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर? क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। क्लियर?
तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर डक्टाइल मटेरियल के निकालेंगे तो डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो हम डिफिनीशन बताए हैं, क्या बताए हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस बटे में क्या, वर्किंग स्ट्रेस, यही ना बताए हैं। यानी तो डक्टाइल मटेरियल के मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो गया, कितने तक होता है, तो यील्ड स्ट्रेस होता है। उसी तरह ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है, हाउ विल बी डिफाइन फॉर डक्टाइल मटेरियल, for ductile material the factor of safety is defined as the ratio of yield stress to the working stress। क्लियर है, क्या हो जाएगा, yield stress to the working stress। उसी तरह फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल रेशियो होगा किसका, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस का। क्लियर, तो आपसे कोई अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिफिनीशन पूछे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे 3 डिफिनीशन बताइएगा। अगर सिंपली कोई कहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन कीजिए, आपसे मटेरियल नहीं मेंशन किया है, तो आप क्या कहिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन जनरल टर्म डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्किंग रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। एंड फिर आप बोलिएगा फॉर डक्टाइल मटेरियल इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या चीज, यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है, ये तीनों डिफिनीशन आप याद रखिएगा। अब एक आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। क्लियर, अब चलिए दोस्तों अगला एक टर्म पढ़ते हैं। देखिए इलोंगेशन निकालते हैं फॉर टेपर बार के लिए, यहाँ तक ये एनर्जी आपको क्लियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्लियर। अब एक इलोंगेशन ऑफ ए टेपर्ड बार। टेपर्ड बार मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है डिक्रीज करे, इलोंगेशन ऑफ ए टेपर्ड बार। तो टेपर्ड बार के लिए जब इलोंगेशन हम निकालेंगे तो क्या होता है, अगर ये डायमीटर D1 है, ये D2 है, ये पूरा लेंथ क्या है, L है, पूरा लेंथ हमारा क्या है, पूरा लेंथ क्या है, L है। तो जो डिफॉर्मेशन आएगा याद रखिएगा, लोड लग रहा है P, तो क्या डिफॉर्मेशन हो जाएगा, 4PL/πe D1 × D2। क्लियर, टेपर्ड बार के लिए इलोंगेशन का जो फॉर्मूला आएगा, रिलेशन आएगा, क्या होता है, डेल्टा बराबर 4PL, 4PL, P हो गया लोड, L लेंथ, पाई E हो गया यंग मॉडुलस, D1 D2 डायमीटर। क्लियर, तो याद रखिएगा फॉर टेपर्ड बार इलोंगेशन क्या होता है, डेल्टा बराबर 4PL/πe D1 × D2। तो अगर कहेगा कि इसका एक इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट डायमीटर जो होता है √D1 × D2 जो जियोमेट्रिक मीन होता है। याद रखिएगा टेपर्ड बार का इलोंगेशन होता है 4PL/πe D1 D2। उसी तरह अगर इक्विवेलेंट डायमीटर निकालेंगे D1 D2 का टेपर्ड बार का, तो क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन होता है अब डायमीटर, यानी √D1 × D2। क्लियर, इस टेपर्ड बार का डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फॉर टेपर्ड बार इलोंगेशन कितना होता है, तो 4PL/πe D1 × D2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका किसका बताए थे, टेपर्ड बार के लिए। अब पढ़ते हैं प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार किसको बोलते हैं,
क्या होता है प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब क्या, वेट ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब उसका क्या, वेट कांस्टेंट हो यानी वेरी नहीं करे, समझ में आया। तो इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, उसका अपना खुद का वेट से कितना इलोंगेशन होता है। एक तो लोड लगाएंगे उसकी वजह से इलोंगेशन होगा दोस्तों, और एक जो इलोंगेशन निकालते हैं हम लोग उसका सेल्फ वेट से, अपने खुद के वेट से कोई मेंबर जो है अपना वेट से कितना वो इलोंगेट होता है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सेल्फ वेट का जो होता है एक टर्म होता है वेट डेंसिटी, क्या होता है जिसको गामा से हम लोग डिनोट करते हैं। वेट डेंसिटी जो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। वेट डेंसिटी वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें हम लोग उसको गामा से डिनोट करते हैं। गामा क्या हो गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी भी प्रिज्मेटिक बार का अगर हमको इलोंगेशन निकालना है उसके सेल्फ वेट की वजह से, तो क्या रिलेशन आता है, सेल्फ वेट की वजह से गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, क्या है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, यानी क्या है गामा का जो वैल्यू हो गया आपका कांस्टेंट होता है, एल हो गया लेंथ, ई क्या हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, ड्यू टू सेल्फ वेट इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, एल स्क्वायर, यानी डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखिए डेल्टा क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर डेल्टा जो है आपका एल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर प्रिज्मेटिक बार इलोंगेशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट्स डायमेंशन, ठीक है। यानी किसी प्रिज्मेटिक बार का अगर हम इलोंगेशन निकालेंगे ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, तो क्या होता है लेंथ के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो उसके डायमीटर और एरिया पर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, यानी एरिया और डायमीटर पर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंड करता है, ओनली फॉर लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किस पर डिपेंड करता है, केवल लेंथ पर डिपेंड करता है। क्लियर, और इसी को जब एक्सपेंड करेंगे गामा का वैल्यू रखेंगे क्या चीज, गामा क्या है वेट डेंसिटी यानी लोड पर यूनिट वॉल्यूम, तो रखेंगे तो इसका रिलेशन आएगा हमारा WL/2e। तो दोनों रिलेशन याद रखिएगा दोस्तों, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है गामा L²/2e, या उसी को आगे एक्सपेंड करेंगे तो W×L/2ae। W हो गया वेट, L हो गया लेंथ, A हो गया एरिया, E हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फॉर प्रिज्मेटिक बार इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, यानी एरिया और डायमीटर से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर, तो ये हो गया आपके किसका प्रिज्मेटिक बार के। अगर कोनिकल शेप है, कौन शेप का है, तो उसका क्या हो जाएगा ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर मान लीजिए ये लेंथ L है और इसका वेट W है, वेट डेंसिटी क्या है गामा है, तो कोनिकल शेप का क्या हो जाएगा गामा L²/6e। क्लियर, फॉर प्रिज्मेटिक बार के लिए हो गया गामा L²/2e, कोन के लिए हो जाता है गामा L²/6e। क्लियर, दोनों रिलेशन याद रखिएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर, अब चलिए दोस्तों एक पढ़ते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, तो स्ट्रेस इंड्यूस इन द मेंबर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मेंबर में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, डेवलप करता है, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। तो अगर दोस्तों किसी भी मेंबर को अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं देंगे यानी उसको क्या करेंगे फ्री छोड़ देंगे, जितना उसको एक्सपेंड करना है करे, अगर उसको हीट दे रहे हैं तो अगर वो जितना मन उतना एक्सपेंड करे तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई फ्री मेंबर है, अगर उसमें हम हीट दे रहे हैं
तो अगर उसमें स्ट्रेस आपसे पूछेगा कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो आप क्या लिखिएगा, 0 स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर? क्या होगा? 0 स्ट्रेस होगा। क्या होगा? 0। अगर कोई मेंबर फ्री है, स्ट्रेस अगर उसमें हीट दे रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उस मेंबर में क्या होगा? 0 स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर मान लीजिए कोई मेंबर है, ये रॉड है, ठीक, इसका लेंथ है, और इसको क्या किए, इधर इधर फिक्स कर दिए हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं तो ये मेंबर क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। ये फैलना चाहेगा इधर और इधर, लेकिन ये इसको क्या करेगा? रोकेगा। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ गए? स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई मेंबर है, ये मेंबर है, इस पर हम फिक्स किए हुए हैं, अगर इसमें हीट दे रहे हैं, ये फैलेगा, फैल के इतना आया, और हीट दे रहे हैं, इधर फैल रहा है, तो क्या करे? ये फ्री इंड है, जितना फैलने का इच्छा उतना फैले, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कोई बॉडी है, फ्री एक्सपेंड के लिए छोड़ दिया गया है, और हीट कितना भी बढ़ाएंगे, तो उसका क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस 0 होगा। क्लियर? अब अगर हमको निकालना है किसी रिस्ट्रिक्टेड मेंबर का थर्मल स्ट्रेस क्या होता है और उसका इलोंगेशन क्या होगा, तो इलोंगेशन होता है अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा क्या हो गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट उसको बोलते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्लियर? तो इलोंगेशन निकालेंगे थर्मल स्ट्रेस टेम्परेचर की वजह से कितना? डेल्टा एल जो होगा अल्फा एल डेल्टा टी। मान लीजिए ये मेंबर है, इसका लेंथ पहले एल था, जब टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाए हैं तो अब इसका लेंथ में क्या हो गया? डेल्टा एल चेंजिंग हो गया, तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा? अल्फा एल डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? इलोंगेशन अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस, एल हो गया लेंथ ऑफ द मेंबर, और अल्फा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है? अब ये तो ये हो गया आपका इलोंगेशन। और थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा, तो चूंकि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्ट्रेन के बराबर होगा, तो इसका जो हो गया अल्फा डेल्टा टी इंटू ई हो जाएगा। क्लियर? थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, और अल्फा क्या हो गया आपका? थर्मल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोई मेंबर है, अगर उसको हीट कर रहे हैं तो उसका शेप ऐसे आएगा। अगर दोनों एंड फिक्स है, हीट कर रहे हैं, तो बेंड करके ऐसे आएगा, तो कुछ ना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मान लेते लेंथ L/2 हो गया, L/2 आधा आधा हो गया ना, और ये इलोंगेट किया अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो जो रिलेशन होता है L/2 का होल स्क्वायर होता है डेल्टा इंटू 2r माइनस डेल्टा। क्लियर? रेडियस आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेल्टा हो गया इलोंगेशन, एल हो गया मेंबर का लेंथ। रिलेशन याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।